आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की और इसके रूरल इंडिया पर पड़ने वाले असर की। गति शक्ति एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है जिसका मकसद कनेक्टिविटी बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना और डेवलपमेंट की रफ्तार को और बढ़ाना है। इसके अलावा सबसे अहम पहलू रूरल इंडिया पर इसका असर है। बेहतर सड़कें, आखिरी मील कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के नए मौके, ये सब गति शक्ति मिशन से जुड़े हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये मिशन वाकई रूरल इंडिया की तस्वीर बदलने की राह में काम कर रहा है? क्या इससे इंडिया के रूरल एरियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मजबूत सेंटर बन सकेंगे? इन्हीं सब सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से प्रोफेसर फैसल अहमद हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। साइंटिस्ट और ग्लोबल इनोवेटर डॉक्टर मोहम्मद ए पानीबंद, डॉक्टर मोहम्मद शफी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो पहला सवाल मैं फैसल अहमद जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम गति शक्ति की बात कर रहे हैं, हम उस मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं जो बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है। और अब चूंकि उसमें हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि एक तरीके से बैकबोन ऑफ दिस नेशन कही जाती है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़? देखिए, पीएम गति शक्ति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, एक पॉलिसी है। इसमें जो कुछ चीज़ें बहुत अहम है। पहला ये कि जैसे आपने रूरल इंडिया की बात की, तो जो गांव के लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे है, तो प्रोड्यूस को कैसे आप तेज़ी से मार्केट तक पहुंचाएंगे। ये हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, जिसको हम लोग सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट भी कई बार बोलते रहे हैं। तो ये उन सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट को एक्चुअली दूर करने का एक जरिया है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए कि जैसे ट्रक से लेके, रेल से लेके आपको पोर्ट तक की कनेक्टिविटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपको पोर्ट तक पहुंचाना है, इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना है। उसके अलावा जो सप्लाई चेन रिलेटेड जो चैलेंजेस आते हैं रूरल एरियाज़ में, उस सप्लाई चेन के चैलेंजेस को दूर करना है, उसको एक बहुत ही कॉन्सर्टेड एफर्ट देके, कॉन्सर्टेड तरीके से उसको इम्प्रूव करना है उसको। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले आमतौर पे हम लोग देखते थे कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो साइलोज में या अपने अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अलग अलग काम कर रही हैं। लेकिन गति शक्ति में क्या हो रहा है कि कम से कम 15-16 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही हैं, ताकि जो है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जाए, कॉस्ट एफिशिएंसी लाया जाए, सप्लाई चेन आपका जो है रोबस्ट बनाया जाए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाए। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि गांव में भी बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है एक देश के अंदर के ही मार्केट से, आप समझ लीजिए एटलीस्ट। अभी इंटरनेशनल मार्केट तो रहने, देश के अंदर के मार्केट में भी कनेक्ट नहीं हो पाता, सप्लाई चेन वैसा रोबस्ट नहीं है, बना हुआ नहीं है, तो उसमें दिक्कत आती है। कॉस्ट इतना कई बार हाई हो जाता है कि फिर उसको ले जाना भी कहीं महंगा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पीएम गति शक्ति है, इसने एक बहुत ही पॉसिबिलिटीज इस तरह की ओपन की है, जिससे ईज हो, बिजनेस करना आसान हो, ट्रेड करना आसान हो, गुड्स का मूवमेंट इजी हो जाए। गुड्स, नए गुड्स जो बन सकते हैं गांव में, उसको प्रोडक्शन सेंटर से जोड़ा जाए। और अगर इस तरह से कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्शन सेंटर्स को भी गांव में ओपन करने की और रूरल एरियाज़ में ओपन करने की पॉसिबिलिटीज इसमें बनती है। जी। तो मेरे ख्याल से रूरल जो कनेक्टिविटी है कि कैसे आप सब अर्बन एरियाज़ को, विलेजेस को कैसे आप जोड़ेंगे एक बड़े सेंटर से, प्रोडक्शन सेंटर से, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा कि खुद रूरल और एरियाज़ और सब अर्बन एरियाज़ में कैसे आप प्रोडक्शन सेंटर्स को बढ़ावा देंगे ताकि वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हो।
तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ है ये पीएम गति शक्ति प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें जैसे कि यूनिफाइड, आप मान लीजिए कि एक यूलिप है, जैसे यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड, इनका जो एक ये जो प्रोग्राम इसमें है, तो डेटा ड्रिवन आपके पास बहुत सारा चीज़ें हैं। जीआईएस के थ्रू आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि भाई जीआईएस के थ्रू बहुत प्रेसिजन आ जाता है कि भाई कैसे कैसे आप कनेक्टिविटी को एक दूसरे से लिंक करेंगे। जैसे कि रेल की कनेक्टिविटी एक अलग चल रही है, मान लीजिए रोड अलग चल रहा है, पोर्ट तक पहुंचने की बात अलग है, तो आखिर आप लिंक कैसे करेंगे? तो जीआईएस से क्या हो जाता है कि गांव के लेवल पे भी आप बहुत तेजी से और बहुत प्रेसिजन के साथ उसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए उसको लिंक कर सकते हैं और एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम डेवलप होना और हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, कैसे इंटरकनेक्टिविटी जो है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, इस सब को लेकर मैं कह सकती हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफी कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं लॉजिस्टिक का जो एरिया है उसके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए कि लॉजिस्टिकली, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को देखते हैं कि या तो अगर वो स्मूथ है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड हम चीज़ें देखते हैं, और अगर वो वीक पड़ जाता है तो कई बार हमारे पास प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, सेंटर्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर बट ऑल इन वेन। तो उससे कैसे बचें, क्या हो रहा है उसको लेकर? बेसिकली देखा जाए तो पीएम शक्ति जो जनशक्ति का जो गति शक्ति को हम समझ रहे हैं कि सबके दिमाग में ये चल रहा है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये स्कीम जो है या ये जो योजना सरकार से आई है 16-17 डिपार्टमेंट से कि एक प्रोडक्ट है। तो हम सबको पहले ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। राइट। तो ये प्रोसेस को, अगर इसको प्रोसेस समझ के समझेंगे तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा। तो जैसा हम पारादीप परिवार के जो चेयरमैन साहब है डॉक्टर खालिद साहब, तो हम उनके साथ मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जो कि एक मॉडल इकोसिस्टम रहेगा गति शक्ति के लिए। अगर गति शक्ति में अगर हम इफ़को से फर्टिलाइज़र लेकर, मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश के स्टेट के अंदर कोई टाउन को फर्टिलाइज़र सप्लाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ गति शक्ति का मतलब ये नहीं कि वन वे ट्रांसमिशन हो। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि टाइम बचाया जाए। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू वे मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे से फर्टिलाइजर डिलीवर होगा और वहाँ से क्या होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस को हम लोग लेके आएंगे। तो गति शक्ति में क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स के बीच में, एक फर्टिलाइजर और समझिए पैडी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे गति शक्ति एक प्रोसेस बोल के काम कर रहा है। तो इससे क्या बच रहा है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स का जो टाइम बच रहा है, वरना वन वे अगर हो रहा था तो वहां पे जाके हमें स्टॉप होकर ओवरनाइट स्टे कर डिमांड ड्रिवन नहीं था। तो अभी जो लॉजिस्टिक बन रहा है जो गति शक्ति से, ये डिमांड ड्रिवन लॉजिस्टिक्स बन रहा है, हालांकि लॉजिस्टिक नहीं है। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि क्या है, हम इसको समझ रहे हैं कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे डिपेंड होकर यहाँ पे एक इकोसिस्टम बन के क्या है, हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला है। ओवर टू यू मैम। ओके, एक चीज़ जो मैं इसमें कनेक्ट करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट हम भेजते हैं और वहाँ से फिर पैडी जिसका आपने जिक्र किया उसी का एग्जांपल अगर हम ले लें, तो ये क्योंकि इसमें टाइमलाइन भी देखनी पड़ेगी। एक जो प्रोडक्ट है वो तो ऑलरेडी रेडी प्रोडक्ट है, उसका सप्लाई चेन अलग तरीके से हो सकता है। एक प्रोडक्ट वो हो सकता है जिसके लिए शायद वेट एंड वॉच करना हो कि वो प्रोडक्ट के रूप में कब हमको मिल पाएगा, क्योंकि जब हम 17-18 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, इंटरकनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क कि हम इसको इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो इसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो किस लेवल पर ये काम कर रहा है। आपने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, अगर कुछ और थोड़ा सा इसको, जैसे पारादीप के बारे में जो आप बता रहे हैं, उसी को अगर थोड़ा सा और एलोबरेट कर पाएँ हमारे व्यूवर्स के लिए। जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम फर्टिलाइज़र को डिलीवर कर रहे हैं तो इमीडिएटली, जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि पैडी अवेलेबल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर वेलफेयर, तो यहाँ से बहुत सारे स्कीम्स, योजना अवेलेबल है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जैसे कि क्या है एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल जोन है। गवर्नमेंट से बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं कि हम अपने प्रोड्यूस को किस तरह से स्टोरेज कर सके।
और डिमांड ड्रिवन के टाइम पे हम उसको अटैच कर सके। तो एक इकोसिस्टम लुलुपो ऐसा बनेगा सिस्टम का, ताकि यहाँ से फर्टिलाइजर जा रहा है और हम डायरेक्टली फार्मर से परचेस नहीं करेंगे। हालांकि एफपीओ बन रहे हैं, फार्मर क्लस्टर्स बन रहे हैं और बहुत सारे स्टोरेज हाउस बन रहे हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। अभी रिसेंटली लास्ट 2 years बिफोर सोलराइज्ड स्टोरेज सिस्टम का इनॉग्रेशन हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि फार्मर एनी टाइम अपना प्रोड्यूस स्टोर कर डिमांड ड्रिवन टाइम पे निकाल कर उसको बेच सकता है। तो हमारा जो कनेक्शन होगा डायरेक्टली फार्मर से फॉर द फार्मर फर्टिलाइजर हाउस के लिए रहेगा और डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेज से बैक टू आवर क्या है लॉजिस्टिक रेवेन्यू के लिए रहेगा। ओके सर, जीआईएस का आप जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर फैसल अहमद जी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी लेयर्स आती हैं इसमें। दिस इज़ नॉट सो ईजी और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कॉम्प्लिकेट उसको किया जाए और हमारे व्यूवर्स उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करें। तो वो जो लेयर्स हैं उनसे निपटना, उनके बारे में क्योंकि एंड यूज़र तो हम रूरल एरिया तक जा रहे हैं, लास्ट माइल तक की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ तक वो कनेक्टिविटी है और जितना भी जो भी चीज़ें हैं उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि दिस इज़ फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू, वो सब चीज़ों को लेकर क्या है, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स हैं जिनको कि हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। देखिए जीआईएस जो है ये एक इंटीग्रेशन एफर्ट है। जीआईएस जो है इसको जो आप टूल्स या टेक्निक की तरह यूज़ कर रहे हैं, ये एक इंटीग्रेशन एफर्ट है। जीआईएस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डेटा ड्रिवन तरीके से हम इस काम को करना चाह रहे हैं। तो जीआईएस में बहुत एक अपना साइंटिफिक प्रोसीजर है, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप जैसे मान लीजिए कि आप रूरल एरिया से निकले और आपके फार्म में कोई प्रोडक्शन हुआ, कोई फार्म लैंड है, वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हुआ, तो अब उस प्रोड्यूस को कैसे आप कनेक्ट करेंगे कि भाई क्या रेलवे लाइन वहाँ तक है कि नहीं है। मान लीजिए कि रोड सिस्टम है कि नहीं है, रोड सिस्टम है तो वो क्या रोड सिस्टम जाके रेलवे लाइन से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। तो रेलवे लाइन जो है वो कितने टाइम ले रही है उसको, मान लीजिए कि कोई बड़े मार्केट या पोर्ट तक जाने के लिए। तो जीआईएस में ये चीज़ों, इन चीज़ों का क्या होता है, एक प्रेसिजन होता है, जिससे जब हम जीआईएस मैपिंग करते हैं तो हम ये एक स्टडी कर पाते हैं कि भाई कैसे कैसे इसको हम फर्दर डेवलप करेंगे ताकि हमारा टाइम रिड्यूस हो पाए और एफिशिएंसी इसमें बढ़े। हालांकि सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली नंबर्स का डेटा भी हो सकता है, अलावा उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा भी हो सकता है। क्या ये एरिया वाइज या रीजन वाइज इसको ज़्यादा किया जाता है? तो ये डेटा कलेक्शन कैसे होता है और उसमें कोई एनरोलमेंट है या उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर इस ए रीजन में या इस बी प्लेस में ये सब चीज़ें हैं और इनको हमें फिर इंटीग्रेट करना है और फिर उसको आगे लेकर बढ़ना है? देखिए जीआईएस से बहुत सारे चीज़ों का डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि लैंड यूज पैटर्न है, मान लीजिए उसको आप स्टडी कर सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन है, इस तरह की चीज़ों की हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस क्या होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एक सर्टेन टाइप का आपको जो है टेम्परेचर और वेदर कंडीशन की ज़रूरत होती है, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पे है। तो जीआईएस एक्चुअली जो लॉजिस्टिक कनेक्ट, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स की कनेक्टिविटी को लेके। उसके अलावा जीआईएस के तो बहुत मल्टीफेरियस यूजेस हैं। तो लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की एक बात हो गई। तो इसमें ये होगा कि जब हम लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसको जो मैं यूलिप बोल रहा था, जैसे कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटीग्रेटेड एक सिस्टम, एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके पास जो मान लीजिए कि रोड, रेल, पोर्ट कनेक्टिविटी एक चीज़ हो गई जो मैं जिक्र कर रहा था पहले। सप्लाई चेन आपका कैसे मैनेज होगा, उसके लिए आप उस डेटा को और उस तरह के कोऑर्डिनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को स्टडी कर रहे हैं। आप जो है लैंड यूज़ पैटर्न को भी स्टडी उसमें कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी, ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए जब पीएम गति शक्ति एक ऐसा, मान लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वहाँ बन ही रहा है अभी।
Obviously. या प्रोडक्शन अभी हो रहा है और बस उसी को हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। मेकिंग हम कह सकते हैं। बिल्कुल, इसमें ये पॉसिबिलिटी भी तो क्रिएट हो रही है कि जब हम जीआईएस यूज कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन काम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली क्रिएट हो रही है कि बहुत सारे जगहों पे तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी बढ़ सकती है, बहुत सारे नए प्रोडक्शन सेंटर्स भी ओपन हो सकते हैं। तो इसलिए डेटा का और जीआईएस के यूज का इसमें इंपॉर्टेंस है। ओके, क्योंकि सर हम आपसे मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफी कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की राह पर हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। उस वजह से भी ये जो जीआईएस है या फिर गतिशक्ति है या इस तरह की जितने भी स्कीम्स हैं जो कि लास्ट माइल तक की भी बात करते हैं, रूरल एरिया की कनेक्टिविटी की भी बात करते हैं, तो इसका जो एक बेटर कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि इसरो की जो इमेजेस हैं उनका एक तरह से इस्तेमाल होता है। जीआईएस जिसका जिक्र मैंने किया उस पर मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपसे भी चाहूँगी हमारे व्यूवर्स के लिए कि कैसे जो लास्ट अंत्योदय जिसको कहा जाता है स्कीम्स में, वहां तक पहुंचना, ना सिर्फ पहुंचना बल्कि उसके बेटरमेंट को लेकर काम करना और उसको कनेक्ट करना उस सेंटर तक जहां से कि उसका बेटरमेंट होता है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली फिजिबल हो पाता है और पीएम गतिशक्ति जो है वो कितना बड़ा इसमें मेजर रोल प्ले करता है? जी, यहाँ पे 2 बातें डिस्कशन हो रहे हैं, एक पीएम गतिशक्ति के बारे में, दूसरा है एक डिजिटलाइज जैसे कि जीआईएस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जब तक ये पीएम गतिशक्ति ये जो योजना है, इसमें ये जो पूरा कंप्लीट मास्टर प्लान बना है, ये सिर्फ रूरल को या फिर अर्बन को सामने रख के नहीं बना है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए बना है। ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं इसका लॉजिकल एंड क्या होगा, इसका लॉजिकल एंड ये होगा कि जहाँ पे जीआईएस का टैग इस्तेमाल कर एक जगह बैठे हुए प्रोड्यूसर को अपना प्राइस टैग उसको अपलोड करने की प्रोविजन मिले। ओके। तो हमें जो ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, हर दिन जो मंडी बनानी पड़ती है, मंडी का रेट जो निकालता है फार्मर, अगर ये जीआईएस में अगर उस मंडी का प्राइस भी वहाँ पे पिच हो रहा है तो लोकेशन के साथ प्राइस भी आएगा। तो आने पे ये क्या होगा कि लॉजिस्टिक, तो वहाँ से हमें मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए बहुत आसानी होगी और फार्मर को भी क्या है ना, अपना योग्य जो प्राइस मिलना है अपने प्रोड्यूस को वो मिल पाएगा। वो एक पहले क्या करेगा, जीआईएस को यूज कर अपना कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएगा कि वो जो प्रोड्यूस बना रहा है उसका मार्केट वैल्यू क्या है। दूसरा ये होगा कि क्या है ना, लॉजिस्टिक्स से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ से हमें लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होने पर ही क्या होगा, पीएम गतिशक्ति का क्या है जो लॉजिकल अचीव एंड जो अचीव हो पाएगा। ओके सर। प्रोफेसर फैसल, जैसे अभी हम सेंटर्स की भी बात कर रहे हैं, सेंटर्स अभी इफ़ यू हैव एनी रफली आइडिया कि कितने सेंटर्स हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इंफ्रा जो है वो बहुत ही तेज़ गति से बेटर हो रहा है। उसमें रोड कनेक्टिविटी की हम बात कर सकते हैं, हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं, और इसमें तो क्योंकि बहुत सारी अदर जो कनेक्टिविटीज़ हैं उनको भी एक इंटीग्रेशन में लाने की बात कही जा रही है। तो ये जो सेंटर्स हैं अभी क्या हम ये कहें कि इन प्रोसेस हैं या कुछ एरियाज़ ऐसे आप बता सकते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शनल हो गए हैं? क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जो है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी स्कीम को, अगर हमें उस लेवल तक लेकर जाना है कि जिसमें हम कहें कि यस अमेजिंगली इसने फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए हैं। देखिए, इसमें जो है 48 नॉर्मली जो है हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो गति शक्ति ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स जो बेसिकली है, तो 48 ऐसे गति शक्ति इसकी कॉरिडोर्स की भी बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कि कुछ स्टेट्स में जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटका है या हरियाणा वगैरह में, तो इस पे काफ़ी इस पे वर्क हो रहा है। जो अच्छा, जैसे यूलिप का मैं अभी जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस का, तो जैसे नागालैंड जो है सबसे पहला स्टेट बना जिसने जो है यूलिप को पूरी तरह से अपनाया, तो उसमें वो इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट होने की भी बात है जो हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो एक मेरे ख्याल से ये जो है जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की जो बात हो रही है उसमें ये होता है कि ऑलरेडी मान लीजिए आपके पास एक एग्जिस्टिंग कॉरिडोर है, जैसे हरियाणा वगैरह में एग्जिस्टिंग रूट है जहाँ से गुड्स जो है
वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब ये इसमें बात होती है कि उन कॉरिडोर को आप कैसे मॉडर्नाइज करेंगे कि टाइम आपका कम हो जाए। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी है। नए कॉरिडोर ही बनेंगे, जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उसमें भी टाइम रिड्यूस होने की बात हो रही है। तो जैसे जैसे ये टेकअप होगा और जैसे जैसे ये तेजी से आगे बढ़ रहा है तो नए नए कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाले अपग्रेड हो रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा कि जो एक कंटेनर टर्मिनल्स की भी बात है, जैसे बहुत सारे जैसे कंटेनर टर्मिनल्स जो मैं कह रहा था वो जो बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उससे भी लॉजिस्टिक्स के मूवमेंट में आसानी होगी। उसके अलावा एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है कि भाई जैसे मान लीजिए कि फार्म्स की अगर आप बात करें तो फार्म्स में सपोज कर लीजिए कि एक फार्म से रोड या रेलवे कनेक्टिविटी लेके आप कहीं फार्म्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस को आपने उठाया, उसके बाद 48 आवर्स के अंदर रोड या रेलवे कनेक्टिविटी से आप उसको पोर्ट तक पहुंचा देंगे, अगर इंटरनेशनल ट्रेड का मान लीजिए ये। राइट। तो 48 आवर्स के अंदर एक पहुंचाने की भी बात है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत है और इस पे वर्क भी बहुत हो रहा है, तेजी से हो रहा है। जी। और बेनिफिट्स तो ऑलरेडी हम लोग अवेयर हैं, चूंकि काफ़ी इसके जो है बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो GIS हमने जिक्र किया जिसको यूज़ कर रहे हैं उसकी बात है। तो बेनिफिट्स तो काफ़ी है। अब ये है कि एक इसको कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट से भी कनेक्ट करें, कैसे हम लोग जो दूसरों के लिए पिच इन कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर आप देखेंगे ग्लोबल साउथ का इशू है, तो आमतौर पे ग्लोबल साउथ हम लोग एक साउथ साउथ कोऑपरेशन या G20 वगैरह में हम लोगों ने सुना है कि भाई ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इंडिया एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल साउथ में एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे भी हम उस तरीके से आप देखेंगे कि ग्लोबल साउथ जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इन कंट्रीज में भी हम एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम गति शक्ति की तरह उनको भी मतलब हम एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं इन कंट्रीज को, ताकि वो भी एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम क्रिएट हो जाए दोनों तरफ बॉर्डर के, ताकि जो हमारा ट्रेड जो बाई लैंड रूट है वो और इम्प्रूव हो। अभी हम लोग आमतौर पे देखेंगे कि जो साउथ एशिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार कि इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन, कि ट्रेड एग्रीमेंट्स है, साउथ एशिया सब कुछ है, लेकिन आपस में जो कोऑपरेशन है, जितना ट्रेड होना चाहिए साउथ एशियन कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन अदर रीजंस वो नहीं होता है। तो पहले आपको ध्यान होगा कि 2000 के डिकेड में लाइक 2008-10 अराउंड हम लोगों ने ICPs की भी बात की थी, विच इज इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स। तो लैंड बॉर्डर्स पे वो बनाए गए थे ताकि जैसे कि मान लीजिए कि आपका गुड्स इंडिया से बांग्लादेश जा रहा है, अगर पेरिशेबल गुड्स है तब तो वो खराब हो जाएगा, उसका एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन तक तो ट्रक्स पाइल्ड अप है बॉर्डर पे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। तो उस वक्त हमने EDI की बात की थी, विच इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस यूज करके इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स हर लैंड बॉर्डर पे जहां जहां हमारा दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर है साउथ एशिया में, तो हमने कुछ कंट्रीज के साथ तो हमने बनाया था। अब जो ये PM गति शक्ति आ रहा है, आप इसको उस तरीके से जब देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ICP से हमने टाइम तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन अभी भी जैसे बहुत सारे पेरिशेबल गुड्स है, मान लीजिए जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइट। आपको जाना है, कोल्ड स्टोरेज की, कोल्ड चेन्स की फैसिलिटीज नहीं है, तो वो फैसिलिटीज भी अब इसके थ्रू आ रही है, प्लस इसके थ्रू मूवमेंट और क्विक हो रहा है। तो जो चीज आप एक्सपोर्ट मान लीजिए नहीं कर पा रहे थे आसपास के कंट्रीज में या बॉर्डर कंट्रीज में, वो आप कर पाएंगे। दूसरी चीज तो ये एक ग्लोबल साउथ में भी हम इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल से हम एक्ट ईस्ट पर आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो प्लीज कैरी ऑन। जी, तो जो हम लोगों ने, एक तो मैं ग्लोबल साउथ का जिक्र किया, ये सब रूरल कनेक्टिविटी बात हो रही है कि कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट तक ले जा रहे हैं। दूसरा जो है, ये जो पॉइंट मैं कह रहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये हम सब लोगों को पता है कि भाई एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 91-92 में, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं आसियान और फार ईस्ट के कंट्रीज के साथ।
तो अभी सिर्फ अगर आसियान को हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्ट को माना जाता है कि एक गेटवे टू दी आसियान है। नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज, सॉरी नॉर्थ ईस्ट जो हमारा वो है स्टेट्स है, रीजन है, पूरे रीजन को ही माना जाता है नॉर्थ ईस्ट को कि गेटवे टू दी आसियान है। तो अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि नागालैंड सबसे पहला स्टेट बना जिसने ULIP अडॉप्ट कर लिया। तो उसी तरीके से एक्ट ईस्ट को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है कि भाई जो रूरल एरियाज है, सब अर्बन एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत आसानी से थ्रू म्यांमार जो है आपके कनेक्ट इसमें हो रहे हैं PM गति शक्ति स्कीम के थ्रू। ये पॉसिबिलिटीज भी ओपन हो रही है। तो इससे ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज को थ्रू द नॉर्थ ईस्ट रीजन हम लोग एक कनेक्ट कर पा रहे हैं आसियान के साथ। एट द सेम टाइम जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो इतनी रोबस्ट पॉलिसी है, उसको भी हम एक तरीके से इसमें लिवरेज कर रहे हैं गति शक्ति के थ्रू। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एडवांटेजेस हैं, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। बस हम क्योंकि मोहम्मद शफी आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आसियान का जिक्र सर ने किया, एक्ट ईस्ट की इन्होंने बात की, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमारे लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ना सिर्फ इसलिए कि वो आसियान की तरफ हमारे लिए एक गेटवे है, बल्कि विद इन कंट्री जो उसका इम्पोर्टेंस है और वहाँ का जो ऑर्गेनिक और बाकी सब चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल हमारे सामने रिजल्ट की तरह है कि वहाँ से बहुत कुछ ऐसा है जो कि लेकिन देयर वाज अ टाइम जब ये कहा जाता था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक कनेक्टिविटी के लिहाज से वहाँ पर एक हर्डल है, हिंड्रेंस है एक तरह का, लेकिन अब उस तरह की कोई हिंड्रेंस हमको नज़र नहीं आती है। वहाँ की जो कनेक्टिविटी है, ऑब्वियसली जो कनेक्टिविटी यहाँ से वहाँ गई वो वहाँ से इधर भी आई, चाहे उसको अदर जो पूरा हमारा देश है उससे हम जोड़ने की बात कर लें, तो उसमें जो ये 7 सिस्टर्स हैं इनके साथ का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और वहाँ का जो गुड्स है या वहाँ का जो चाहे वो पेरिशेबल आइटम्स हैं या अदरवाइज जो वहाँ का जो यूनिकनेस है उसकी जो कनेक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, और उसमें जो लॉजिस्टिक हैं और बाकी सब चीज़ें हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसमें भी PM गति शक्ति का जो इंटरवेंशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इस सब के बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स को। जी, बेसिकली जो PM गति शक्ति की जो नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया था, ये बेसिकली 2 चीज़ों को सामने रखकर बनाया गया था रूरल इंडिया के लिए। एक तो पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है फूड। तो ये दोनों सिस्टम्स को, एग्रीकल्चर और फूड को जब तक सस्टेनेबल बनाया नहीं जा सकता तब तक कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगी। तो PM गति शक्ति जो ये प्रोग्राम है, ये जो मास्टर प्लान बना है, इससे हमें देखा जा रहा है कि क्या है नहीं, स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो साउथ इंडिया से हो या फिर नॉर्थ ईस्ट से हो। तो जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जहाँ पे रबर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे कि त्रिपुरा का एग्जांपल ले लीजिए। त्रिपुरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैटेक्स रबर। तो ये चीज़ों को जैसे वहाँ पे है, फिर वहाँ पे आता है पाइनएप्पल आता है, आसाम से अगरवुड आता है, तो बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे है, उनको हमें क्या करना है, सस्टेनेबल बनाना है। तो ये जो प्रोग्राम जो है PM गति शक्ति से, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सक्सेस इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि क्या है नहीं, ये चीज़ें सस्टेनेबल बनते जा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो सस्टेनेबल बन रहा है, एग्रीकल्चर फूड पार्क्स बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारा फूड प्रोसेस और क्या है प्रोड्यूस दोनों सस्टेनेबल बन रहा है। तो ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ से जो डेवलपमेंट देखा जा रहा है, भले ही वो क्या है ईस्टर्न स्टेट्स हो या साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हो या सेंट्रल हो, तो यहाँ पे हमें देखा जा रहा है कि ये जो स्कीम अभी लॉन्च हुई है 2021 में लॉन्च हुई है, लगभग 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके किए हैं। तो ये स्कीम से हमें बहुत सारे हाई फाई इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ताकि ये स्कीम सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि इट इज टचिंग, ये जो क्या है ना रूरल इंडियन फार्मर्स को टच कर रही है। अभी लॉजिस्टिक्स से देखा जाए तो क्या है, जहां पे जो टाइम पे पाइनएप्पल निकल रहा है तो उसके लिए ऑलरेडी क्या है लॉजिस्टिक्स का पाथवे डिजाइन हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स थे वो भी किसी सेंस से भले ही नॉर्थ ईस्ट हो, लेकिन वहां पे इतने हाई पोटेंशियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है जो जिसका ग्लोबल डिमांड है।
तो इवन वहाँ पे जो टर्मरिक आ रही है या फिर जो राइस आ रहा है, डायरेक्टली इट इज एज इक्वलेंट एज ऑर्गेनिक ये है, प्रोड्यूस है, जिसका प्राइस हार्डली 2 to 3 टाइम्स मोर लॉजिस्टिक्स प्राइस में जा रहा है इवन इन ग्लोबल इकोनॉमी में। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि क्या है कि पीएम गति शक्ति जो स्कीम है, जो नेशनल प्लान है, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये सिस्टम्स को सस्टेनेबल बना रहा है। ओवर टू यू मैम। पिक्चर जो एक कहते हैं ना कि कोई भी एक स्कीम अगर लागू होती है और जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके अगर लाइवलीहुड में, उनके लाइफ में, उनके एनवायरनमेंट में अगर बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, दैट टू पॉजिटिव वंस, वो एक जो पिक्चर परफेक्ट नज़र आती है, उसको लेकर आप कितने मैं कहूँ कि होपफुल हैं, और क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे या तो आप हमें केस स्टडीज़ बता सकते हैं या कुछ ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें जो कि हो चुकी हैं, जो कि नज़र आ रही हैं, एग्जिस्टेंस है उनका, उनके बारे में कुछ बताइए, सो दैट कि हमारे और व्यूअर्स को भी वो ताकत मिले, वो समझ मिले कि यस दिस इज़ फॉर यू। आप क्या कर रहे हैं उसमें? कोविड और पोस्ट कोविड के बाद अगर हम फार्मर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फार्मर बहुत ही स्मार्ट बन रहा है। फार्मर इज क्या है, अपनी जो इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर कर अभी पेरिशेबल गुड्स, शॉर्ट टर्म वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहा है, जहां पे उसके ऑलरेडी टारगेट मार्केट है। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी में पे फार्मर आ रहा है, इंडियन फार्मर आ रहा है। दूसरा ये चीज देखा जा रहा है कि फार्मर क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म कल्टीवेशन क्रॉप्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा में क्या कर रहा है, रबर इंडस्ट्री को क्या है ज़्यादा प्रमोट कर रहा है फार्मर, जो कि लगभग क्या है 25 से लेकर 30 ईयर्स तक उसको कंटिन्यू रेवेन्यू देता जाएगा। तो इस तरह से फार्मर क्या कर रहा है, छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, अभी फार्मर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। हालांकि सक्सेसफुल जो मॉडल हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल मॉडल्स है, उन मॉडल्स को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर कर एक लॉन्ग टर्म गोल पे प्लान कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें जो कमोडिटीज जो मिल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा में हमें क्या है, लैटेक्स रबर मिल रहा है, अगरवुड मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो 20 to 25 ईयर्स, 2-3 डेकेड्स तक, 25 से 30 साल तक ये रेवेन्यू जनरेशन करते रहेंगे, कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेशन करते रहेंगे, और एक क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे केस स्टडीज हमें बहुत देखने मिल रहे हैं, जहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, रबर इंडस्ट्री के साथ रबर बोर्ड्स हैं वहां पे। ये रबर बोर्ड्स क्या है, लगभग एक रबर बोर्ड के अंदर 1000 से 2000 फार्मर्स हैं। पहले तो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, उसके ऊपर बनाए हैं अभी फार्मर क्लस्टर्स बने हैं। एक फार्मर क्लस्टर्स में लगभग 25 से 30 एफपीओ आ रहे हैं। अभी लगभग हजारों से एफपीओ मिलकर क्या बन रहे हैं, रबर बोर्ड्स में आ रहे हैं, बोर्ड्स बन रहे हैं। इनको इकट्ठा कौन कर रहा है? ये एक अम्ब्रेला के नीचे अगर आ रहे हैं तो ये एफर्ट कौन लगा रहा है, या वो खुद जब अपने आप से देख रहे हैं और इसके बेनिफिट्स को देख रहे हैं तो वो खुद एक इस तरह का मॉडल जो है वो तैयार कर रहे हैं, या उसमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ तक रीच आउट कर रहे हैं और वो उनसे एक साथ आने के लिए और फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं कि आप कैसे राइप कर सकते हैं वो बता रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसके जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, स्टार्टिंग जो अलाइड स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर हो, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो भरपूर अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा जो कनेक्शन होता है डायरेक्टली क्या होता है, फार्मर से होता है। तो जैसे फार्मर के पास हम जाते हैं तो फार्मर बताता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज है, गवर्नमेंट के क्या है ना स्कीम्स है, जो एफपीओज है, एफपीओज को जो सीईओ है एफपीओ का, उसे गवर्नमेंट से सैलरी आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारा पेनिट्रेशन लेवल डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स ला रहे हैं जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो फार्मर क्या कर रहा है, वो चीजों को इंप्लीमेंट कर कर, इट्स ए कोलैबोरेटिव वर्क। फार्मर का एफर्ट लग रहा है और गवर्नमेंट का क्या है ना स्कीम लग रहा है, पैसा लग रहा है और टैलेंटेड स्किल्ड लेबर दिया जा रहा है। तो इससे फार्मर एजुकेटेड होकर ये चीजों के साथ क्या कर रहा है, फार्मर अपने आप को डेवलप कर पा रहा है। ओके, आपको क्या लगता है प्रोफेसर फैसल साहब, कितने पिक्चर बदलेगी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिया का सर ने भी आप जिक्र किया, जिसको हमने आगे बढ़ाया, जो नॉर्थ ईस्ट की बात आपने शुरुआत की थी, और अलावा उसके भी, क्योंकि हम बहुत ही एक डाइवर्स नेशन है, हमारे यहाँ पर कोस्ट लाइन जो है वो भी उतना ही बड़ा है, एंड इट इज़ नॉट ओनली कि हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर पाएंगे, कोस्ट लाइन का अपना जो वेजिटेशन है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी इक्वल एक तरीके से वैल्यू है, जो हम नॉर्थ ईस्ट या फिर
कॉन्टिनेंटल इंडिया के प्रोडक्ट्स या वहाँ के जो गुड्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही क्या डिज़ाइनिंग हो रही है, और अलग अलग क्योंकि डाइवर्सिटी भी है, और उस डाइवर्स में जो एक ये हम कहें कि इस तरह की जो स्कीम्स आती हैं वो किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती हैं, और कितना बेनिफिट उसका अभी जो रियल वो लोग जिनके लिए कि इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है उसका एग्जीक्यूशन के तौर पर अगर बात करें तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, जो पॉइंट आपने मेंशन किया वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ का अपना देखिए एक इकोसिस्टम है, अपना एक वेजिटेशन है, सब कुछ है। उसी तरीके से अलग अलग जो इंडिया में आप देखेंगे कि जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स में, कई प्लेटो रीजन की बात करिए, कोस्टल की बात करिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, प्लेन है, गैंजेटिक प्लेन है, हर जगह का प्रोडक्शन जो है और प्रोड्यूस अलग अलग है। तो सबको एक्चुअली चाहिए एक कनेक्शन मार्केट के साथ। ये पूरा मुद्दा जो है इसको ऐसे समझिए कि ये एक मार्केट से हमें कनेक्शन चाहिए, और मार्केट से कनेक्ट करने में हमें स्पीड की जरूरत है। उसी स्पीड को बोला गया है गति शक्ति का मतलब ये है कि स्पीड का शक्ति चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्केट से नहीं कनेक्ट करते। हम जिस काम को जो है 3 दिन में हम कनेक्ट कर सकते हैं, गांव को मान लीजिए शहर से, उसको हम चाहते हैं कि भाई 10 घंटे में हो जाए, 1 दिन में हो जाए। तो उस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, स्पीड टू कनेक्ट टू द मार्केट। राइट। तो 2 ही चीज है इसमें। सबसे पहली चीज है कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, दूसरी चीज है कि मार्केट कहाँ पे है जहां वो बिक जाएगा जाके, और उसके बीच में एक चीज आ रही है कि कितनी तेजी से आप मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। तो सारा इशू इस बात पे रिवॉल्व कर रहा है। जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल मार्केट तक की भी इसमें जिक्र किया कि ये सिर्फ ये नहीं है जो जैसा आप सही कह रही हैं कि सिर्फ ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात नहीं है। इसमें ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके अलावा इसमें जो है कंटेनर डिपो की भी बात हो रही है, इसमें जो है कोल्ड स्टोरेज की भी बात हो रही है, इसमें नए प्रोडक्शन सेंटर्स की भी बात हो रही है। जब आप कनेक्ट स्पीड बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन सेंटर्स भी तो बनेंगे। आखिर वो कोस्टल इकोसिस्टम है या विलेजेस है या गैंजेटिक प्लेन्स में है जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, लेकिन वो मार्केट से उसको पता है कि भाई मार्केट एक्सेस उसका उतना अच्छा नहीं है, तो नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन की। तो जब आप एक स्पीड दे रहे हैं उसको गति शक्ति के थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है बढ़ेगी, वहाँ पे भी प्रोडक्शन सेंटर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जो सिग्निफिकेंट है। और प्लस एट द सेम टाइम एक चीज और हम लोग को देखना चाहिए कि पूरा इशू एक मार्केट एक्सेस पे है। तो अब आप जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ मान लीजिए, हाँ जी। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील में यूएस गुड्स जो है जब आ रहे हैं तो हमें बहुत जीरो ड्यूटी पे उनको लेना पड़ रहा है, और हमारे गुड जा रहे हैं तो 18% अब किया उन्होंने 50 से कम करके। हाँ। तो और बहुत सारे यूएस जो है से गुड्स हमें खरीदने भी हैं मान लीजिए। तो जब ये इस तरह की जो स्कीम्स है पीएम गति शक्ति, वो जब स्पीड को, सप्लाई चेन को और प्रोडक्शन सेंटर्स को और पोर्ट्स को और सबको जब ये लिंक करना शुरू करेगी तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक आत्मनिर्भरता की जब हम लोग बात करते हैं, सिंपली कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं? हम यही बात तो कर रहे हैं कि भाई हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाए, दैट इज आत्मनिर्भर। कि अलग अलग सेक्टर्स में डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़े, तो जब प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आत्मनिर्भरता की ओर जो है आप अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। तो यही हमारा देखिए मेन एम है। तो ये जो पीएम गति शक्ति स्कीम है, ये बहुत ही एक पिन पॉइंटेड तरीके से, बहुत ही एक होलिस्टिक तरीके से आत्मनिर्भर की तरफ ले जा रही है। इसमें किसी तरह कोई दो राय नहीं है। आप ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हम साइन कर ले रहे हैं, मान लीजिए यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया, इससे पहले भी बहुत हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, यूएई के साथ हुआ, यूएस ट्रेड डील हुआ। तो आखिर जब हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो हमें भी तो मार्केट एक्सेस मिल रहा है ना, यूरोप के मार्केट्स में या दूसरे जगहों में जहां से हम साइन कर रहे हैं। तो जब हमें मार्केट एक्सेस मिल रहा है
तो हम क्यों नहीं उस मार्केट एक्सेस को यूटिलाइज करें। और उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाइए, उस कैपेसिटी से हमें आत्मनिर्भरता भी आ जाएगी और मार्केट एक्सेस भी मिल जाएगा। दोनों चीज आपका साथ साथ जो है चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक सिग्निफिकेंट स्कीम है जिसमें आप रूरल एरियाज को एक स्पीड दे रहे हैं वहां पे सारे प्रोसेसेस को, ताकि लॉजिस्टिक्स स्पीड जैसे बढ़ेगी आपका टाइम कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ जाएंगे, मार्केट एक्सेस आपको ज्यादा मिलने लगेगा। नेबरहुड में जो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश और नेपाल और भूटान में भी हम लोग इसी तरह का कोई स्टैंडर्डाइज्ड एक पीएम गति शक्ति का पुश कर रहे हैं कि भाई एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए बॉर्डर एरिया पे। तो इससे भी इमेजिन कर सकते हैं कि कितना आसान हो जाएगा लैंड बॉर्डर पर ट्रेड करना। कि अगर इधर से पीएम गति शक्ति के थ्रू सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया और बॉर्डर के उस तरफ मान लीजिए बांग्लादेश में नहीं है स्ट्रीमलाइन, तो एक तरफ करने से भी बहुत एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग उधर भी पुश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ये भी बेनिफिट हमें मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहम्मद शफी, मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, हम इसको अगर हम कंक्लूजन की तरफ क्योंकि अब बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं उसमें चाहे आप फार्मर्स की बात कर लें या अदर जो भी इंफ्रा और बाकी सब चीज़ों की बात करें, लेकिन ट्रेडिशनल से जब हम चेंज की तरफ जाते हैं तो चेंज कई बार तो बहुत ही वेलकमिंग होता है और कई बार थोड़ा सा हिच होती है कि क्या हम इस बदलाव को अपनाएं या नहीं अपनाएं। उस लेवल पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इज देयर एनी चैलेंज, डिड यू फेस एनी? जी, जब चेंज तो रूल ऑफ नेचर है, चेंज तो कांस्टेंट है, बदलाव तो आना ही है। लेकिन ये बदलाव को किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये एक ही सिस्टम पे अगर पीएम गति योजना बनी होती तो ये डेफिनेटली क्या है, इतना सक्सेस रेशियो देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन ये जो बन रहा है एक होलिस्टिक अप्रोच बन रहा है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स पे फोकस नहीं किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स तो एक पार्ट है, इसके अलावा बहुत सारा क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे, अभी आप उसका नोटिफिकेशन देखेंगे पीएम गति में तो लगभग 1800 करोड़ का सिर्फ रिक्रूटमेंट जा रहा है लैब इक्विपमेंट्स के लिए। ओके। तो ये जो चीज़ जो डेवलप हो रही है, ऐसा नहीं है कि क्या है सिर्फ हम एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके पूरा फोकस लगा रहे हैं, पूरे एनर्जी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि साउथ में प्रोडक्शन हो रहा है स्पाइसेस के ले लीजिए, स्पाइसेस जो साउथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो कंजम्पशन मार्केट सेंट्रल इंडिया रहेगा। तो सेंटर अपना ज्योग्राफिकल डिजाइन शेप ही ऐसा है ताकि क्या सेंट्रल इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा कंजम्पशन वहां पे होता है। तो भले ही नॉर्थ ईस्ट का हो या फिर साउथ का हो, कंजम्पशन अपनी कंट्री में ही ज्यादा है। तो यहाँ पे जितना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो उतना जितना कंजम्पशन होना है तो लगभग 70-80% हम खुद प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहे हैं। रहा सवाल FAO का हो या फिर क्या है दूसरा कोई FCI का हो, ये स्टोरेज के लिए तो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। पहले जो टेक्नोलॉजीज रहा करते थे नॉर्मल, जैसे आप ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल कूलिंग पे क्या है मटेरियल को स्टोर किया जाता था। अभी नाइट्रोजन प्लंजिंग कर रहे हैं जिसपे -32 डिग्री तक टेम्परेचर को लिया जा रहा है ताकि प्रोडक्ट की जो पेरिशेबल गुड्स है उसकी लाइफ स्पैन बढ़े। तो ये चीजों से तो ये जो स्कीम के अंदर ये जो प्रोग्राम है, इसे मास्टर प्लान इसीलिए कहा गया है कि ये पूरे जितने भी कॉर्नर्स है, पूरे कॉर्नर्स पे इसको इन्वेस्टमेंट कर इसका एक लॉजिकल एंड डिजाइन किया गया है। तो इसीलिए ये जो चेंज जो दिखाई दे रहा है, आप ये समझ लीजिए कि जो चेंज एकदम फास्ट आएगा, हायर दी एनर्जी, जितने एनर्जी ज्यादा रहेगी उतनी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो 2021 में ये स्कीम आई है, 2026 तक आप देखिए सिर्फ 40-50% इतना ही इंप्लीमेंट हुई है। तो स्लोली ये चीज आ रही है ताकि इसका, इसीलिए क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है। तो जैसे एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा उतना टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट नहीं है कि क्या है ना सिर्फ चेंज देखा जाए, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे क्या एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाएगा। और आगे चलकर जो 2047 का अपना जो सपना है विकसित भारत का, वो क्या कम से कम एग्रीकल्चर डोमेन में या फिर चंद 5-6 पॉइंट्स के अंदर हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल। एक बिल्कुल फाइनल रिमार्क और बहुत छोटा सा, हाउ विल यू कंक्लूड इट डॉक्टर फैसल? देखिए, पीएम गति शक्ति, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग जो है स्पीड की एक बात कर रहे हैं।
एक ऐसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ हमेशा से हम लोग इसको डिस्कोर्स में देखते आए हैं कि जैसे कोई भी ऐसा इशू होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, भाई ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सप्लाई साइड कांस्टेंट है। ठीक है, ये पेरिशेबल गुड्स में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें सप्लाई साइड कांस्टेंट है। तो या कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इस तरह की चीजें। तो ये सबको एक ब्रॉडली एक सप्लाई साइड कांस्टेंट बोला जाता था। हर तरह की प्रॉब्लम का एक ही रीजन था, वो था सप्लाई साइड कांस्टेंट। पीएम गति शक्ति जो है ये उस सप्लाई साइड कांस्टेंट को ऑलमोस्ट आप समझिए पूरी तरह खत्म कर रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब हमारे पास सप्लाई साइड कांस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कांस्टेंट है, या टाइम कॉस्ट एफिशिएंसी रिलेटेड कांस्टेंट है, प्रोडक्शन लोकेशन रिलेटेड कांस्टेंट है, मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटरनल ट्रेड कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरे जगह उसमें प्रॉब्लम है, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो सबको वैनिश कर दिया गया। वो सारी चीजें एक होलिस्टिक वे में ये इसको इंटरलिंक कर रहा है एक तरीके से, जिससे हमें 2-3 बेनिफिट्स जो एकदम साफ साफ मिल रहा है। जी जी। जिसमें से पहला है कि आत्मनिर्भरता, दूसरा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तीसरा है कि इंटरनेशनल मार्केट से एक सॉलिड लिंकेज इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सेस, और कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह तो है ही है। बिल्कुल, जिसकी हम बात कर ही चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैसल अहमद, आप आए स्टूडियो में, और डॉक्टर मोहम्मद शफी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है DD Urdu Specials @gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।